ठीक है, अब जो टॉपिक हम लेंगे वो होगा मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट देखिए, इसके फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखें। इट इज अ permanent polarization caused by interaction of pi molecular orbital when present in conjugation। तो ये डेफिनेशन हुई मेसोमेरिक इफेक्ट की। इट इज अ परमानेंट पोलराइजेशन कॉज्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हेन प्रेजेंट इन कंजुगेशन। देखिए कैसे, जैसे सपोज यहां पर हम एग्जांपल लेके चलते हैं, ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड O। नाउ दिस कंपाउंड इज एक्रोलीन। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है ये इस पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में है। तो इस कंजुगेशन के कारण इस मॉलिक्यूल में जो पोलराइजेशन डेवलप होता है उसी पोलराइजेशन को हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। जैसे इसका अगर हम यहाँ पर RS ड्रॉ करें तो हम देखेंगे कि ये जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पर डिलोकलाइज होगा एज अ लोन पेयर, और ये पाई बॉन्ड इसकी तरफ डिलोकलाइज होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर इसका जो RS बनेगा वो हो जाएगा CH2 प्लस CH देन डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, ये इसका RS हुआ। ओके, नेक्स्ट अब हम इसका यहाँ पर हाइब्रिड ड्रॉ करें, इसका जो हाइब्रिड होगा वो हो जाएगा CH2 CH सिंगल बॉन्ड O। यहाँ डॉटेड लाइन होंगी, यहाँ भी डॉटेड लाइन, इस पर चार्ज नेगेटिव और इस पे चार्ज डेल पॉजिटिव। तो हम देख रहे हैं ओवरऑल इसका जो हाइब्रिड है ये हाइब्रिड यहाँ पर इसका ओवरऑल पोलर मॉलिक्यूल है। इसका जो लेफ्ट पार्ट होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा एंड राइट हैंड साइड पार्ट इसका नेगेटिव चार्ज होगा। ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर होगा। तो ये जो पोलरिटी यहाँ पर डेवलप हुई जस्ट बिकॉज ऑफ कंजुगेशन, इसी को हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल हम इसका और ले सकते हैं, जैसे दिस कंपाउंड इज फिनोल। हमने पहले भी बात करी थी कंजुगेशन में, फिनोल में जो कंजुगेशन होगा वो होगा यहाँ पर लोन पेयर। ये जो लोन पेयर होगा ये इस पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में होगा, तो डेफिनेटली लोन पेयर पाई बॉन्ड की तरफ डिलोकलाइज होगा। इसका अगर हम यहाँ पे ओवरऑल हाइब्रिड ड्रॉ करें तो हम देखेंगे इसका हाइब्रिड यहाँ पर होगा OH डॉटेड लाइन, रिंग में भी डॉटेड लाइन होगा, O पे चार्ज होगा डेल पॉजिटिव, ओके, ऑर्थो पे चार्ज डेल नेगेटिव और पैरा पे भी चार्ज डेल नेगेटिव। तो हम देख रहे हैं इस मॉलिक्यूल का जो अपर पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो लोअर पार्ट है वो उसका नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स ओवरऑल ये मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होगा, इसका डायपोलमेंट नॉन जीरो होगा। तो यहाँ पर जो इस कंपाउंड में पोलरिटी डेवलप हो रही है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कंजुगेशन। तो इसी को हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब मेसोमेरिक इफेक्ट को जो शो करने वाले ग्रुप हैं उन ग्रुप्स को हम यहाँ पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। Next is types of mesomeric effect. The first is प्लस M इफेक्ट। अब देखिए प्लस M इफेक्ट कौन शो करेगा, इसको चेक करने का एक बहुत सिंपल सा मेथड है कि किसी भी एटम के पास अगर लोन पेयर है तो वो एटम ऑलवेज प्लस M शो करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं यहां पर OH NH2, ठीक है,
उसके अलावा OR, FCl, BR एक्सेट्रा। ठीक है, और भी हम ले सकते हैं यहां पर O-, CH2-। ये जितने भी यहां पर एटम होंगे या ग्रुप ऑफ एटम है, ये सब के सब यहाँ पर प्लस m शो करेंगे, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट एटम के पास में लोन पेयर है। अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप होगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे, तो इस पर लोन पेयर है तो प्लस m शो करेगा। यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी प्लस m शो करेगा। और हम देखें ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इन सभी के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो ये सब के सब प्लस m शो करेंगे। प्लस का मतलब होता है, प्लस m का मतलब है दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन कंजुगेशन। जैसे इनमें से किसी एक ग्रुप को हम यहाँ पे कोई सा भी एक ग्रुप हम ले लें, इस OH को हमने यहाँ पर बेंजीन से अटेस्ट करा। अब देखिए O के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर बेंजीन के जो पाई बॉन्ड है, इस रिंग की जगह हम यहाँ पर पाई बॉन्ड भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि जो लोन पेयर है वो इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। ओके, तो डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा, ये जो लोन पेयर है ये पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेगा, और ये पाई बॉन्ड ऑर्थो पर लोन पेयर में चेंज होगा, ऑर्थो पे चार्ज होगा नेगेटिव। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ओवरऑल इसमें जो बेंजीन रिंग है वो इस OH से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रही है, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि जो OH ग्रुप है ये अपना लोन पेयर बेंजीन को डोनेट कर रहा है। क्योंकि डोनेट कर रहा है तो प्लस इफेक्ट होगा। डोनेट कब कर रहा है, जब ये कॉन्जुगेशन में है, तो इसको हम बोलेंगे प्लस m इफेक्ट। तो कोई भी ग्रुप जिसमें बेंजीन से अटैच्ड एटम पर अगर लोन पेयर है तो वो ऑलवेज प्लस m इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, इसी तरह से हम एक और ले सकते हैं यहाँ पर, दैट इज माइनस m इफेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इज माइनस m इफेक्ट। इस केस में देखिए, अगर सपोज एक सिस्टम हमने बेंजीन लिया, इससे अटैच्ड एटम A एंड डबल बॉन्ड B हो, एंड सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन A, ये कंडीशन हो, तो ऐसा ग्रुप ऑलवेज माइनस m इफेक्ट शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए CH डबल बॉन्ड O, ये हमने ग्रुप लिया। यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में प्रेजेंट है, एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। अब इस केस में यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन हमको ये देखना है कि डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में प्रेजेंट है, एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो ये जो पाई बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ डिलोकलाइज होगा, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो इस पे चार्ज प्लस डेवलप होगा, और जैसे ही प्लस यहाँ डेवलप होगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर डिलोकलाइज हो जाएगा। तो और हम देखेंगे कि जो यहाँ पर CHO ग्रुप है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये ओवरऑल बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसका इफेक्ट हो जाएगा माइनस, और विड्रॉइंग यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में है तो हम उसको बोल देंगे माइनस m इफेक्ट। ठीक है, तो कोई भी ग्रुप माइनस m शो कर सकता है, कब, जब उसके पास ये कंडीशन हो, किसी भी ग्रुप में A डबल बॉन्ड B हो, मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, डबल की जगह ट्रिपल भी हो सकता है, बट जो B है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी A से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे इन कॉन्जुगेशन, तो ऐसे ग्रुप्स को हम बोल देंगे माइनस m इफेक्ट ग्रुप। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं हम देख सकते हैं यहाँ पर। दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन हो जाएगा। ठीक है, और साइनेट ग्रुप भी यहाँ पर माइनस m इफेक्ट शो करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये भी यहाँ पर माइनस m इफेक्ट शो करेगा, बिकॉज C डबल बॉन्ड O आ रहा है।
तो ऐसे सभी ग्रुप जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स और जिसमें बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा हो, तो ऐसे ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा इस केस में कि ये तो हुआ प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप, तो प्लस एम कौन शो करेगा? प्लस एम वही शो करेगा जिसमें बेंजीन से अटैच्ड एटम पर यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट हो, और माइनस एम तभी शो करेगा जब इस टाइप की कंडीशन प्रेजेंट हो। अब देखिए इनका इफेक्ट, इनका फर्दर इफेक्ट क्या है। किसी बेंजीन रिंग पर अगर प्लस एम वाले ग्रुप प्रेजेंट हो, देखिए कैसे, देखिए यहां पर हमने ये ग्रुप लिया OH, ठीक है। इस केस में देखिए फिनोल ये हमने कंपाउंड लिया, और ऐसा ही एक कंपाउंड हम यहां पर ये भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम रेजोनेंस की बात करें, एक बार हम इसका RS ड्रॉ करें, तो इसका RS होगा लोन पेयर पाई में चेंज होगा, ये पाई बॉन्ड ऑर्थो पे शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा OH, O पे चार्ज होगा पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव, रिमेनिंग पाई बॉन्ड्स एज इट इज रहेंगे, ओके। नेक्स्ट RS जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज पाई में चेंज होगा, देन पाई बॉन्ड फर्दर और पैरा पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे चार्ज होगा नेगेटिव, यहाँ बनेगा पाई बॉन्ड, रिमेनिंग ग्रुप एज इट इज रहेंगे OH पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड भी एज इट इज होगा, ओके। नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज पाई में चेंज होगा और ये पाई बॉन्ड फिर से ऑर्थो पे डिलोकलाइज होगा, तो नेक्स्ट जो चार्ज होगा नेगेटिव एंड पाई बॉन्ड, रिमेनिंग ग्रुप्स को हम एज इट इज ड्रॉ कर सकते हैं OH पॉजिटिव एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद फाइनली ये नेगेटिव चार्ज फिर से पाई में चेंज होगा और ये पाई बॉन्ड फिर से ऑर्थो पे शिफ्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर इसका होगा RS, वो हो जाएगा डबल बॉन्ड OH एंड लोन पेयर। आपको याद होगा ऐसे RS हमने स्टार्टिंग में ड्रॉ करे थे शुरुआत में, और फाइनली इसका जो हाइब्रिड होगा वो हाइब्रिड होगा यहाँ पर इस टाइप से, OH यहाँ पर डॉटेड लाइन, O पे चार्ज डेल पॉजिटिव, ऑर्थो पे चार्ज डेल नेगेटिव, पैरा पे डेल नेगेटिव एंड ऑर्थो पे भी डेल नेगेटिव, ये इसका हाइब्रिड हुआ, ठीक है, ओके। अब इसी तरह से हम जो बेंज एल्डिहाइड कंपाउंड है इसके भी RS हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस केस में देखिए डायरेक्शन क्या होगा, पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ डिलोकलाइज होगा और ये पाई बॉन्ड O पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर इस केस में ये बनेगा CHO नेगेटिव डबल बॉन्ड ऑर्थो पे चार्ज पॉजिटिव, देन ये डबल और ये भी डबल। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट जो RS होगा उसमें ये जो पाई बॉन्ड होगा ये यहाँ पर डिलोकलाइज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज अब इसमें पैरा पर होगा, ठीक है। देन ये डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट RS हम ले सकते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड CHO माइनस, देन डबल बॉन्ड यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव, एंड फाइनली फिर से इस केस में हम कह सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड इस तरफ डिलोकलाइज होगा, फाइनली ये जो पाई बॉन्ड होगा ये पाई बॉन्ड फिर से यहाँ पर डिलोकलाइज होगा और ये नेगेटिव चार्ज वापस से पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो RS होगा वो होगा CH एंड डबल बॉन्ड O, पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। अब इसका अगर हम यहाँ पर हाइब्रिड ड्रॉ करें तो इसका हाइब्रिड होगा CH डॉटेड लाइन, रिंग में भी डॉटेड लाइन, ओके। चार्जेस की बात करें, O पे चार्ज डेल नेगेटिव, ऑर्थो पे डेल पॉजिटिव, पैरा डेल पॉजिटिव एंड अगेन ऑर्थो डेल पॉजिटिव। अब देखिए, अब इसमें हमें एक चीज समझना है, वो है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखो अगर हम सिर्फ बेंजीन की हम बात करें तो बेंजीन जो मॉलिक्यूल है दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब वो स्पीशीज
जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हो। ओके, तो वो स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्योंकि बेंजीन में यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इस क्लाउड के कारण बेंजीन की जो टेंडेंसी हो जाती है वो एज ए न्यूक्लियोफिलिक हो जाती है, में इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। तो इस बेंजीन पर ऑलवेज जो अटैक होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का होता है। अब बेंजीन के केस में जब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा तो सभी यहाँ पर 6 कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर सेम है, इक्वल डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर किसी भी कार्बन पर अटैक कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इस वाले केस में अगर हम बात करें कि बेंजीन से अटैच्ड OH है, क्योंकि OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका इफेक्ट यहाँ पर +M होगा, तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। और बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो डेफिनेटली इस रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी फास्ट होगा। इट मीन्स ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेंगे। इट मीन्स उन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फास्ट होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात करें, ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये -M शो करेगा, तो बेंजीन की ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इस केस में ओवरऑल न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो अटैक होगा, स्लोली अटैक करेगा। तो ऐसे ग्रुप्स को हम यहाँ पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज हम और देखेंगे कि डोनेटिंग ग्रुप हो या फिर विड्रॉइंग ग्रुप हो, ऑलवेज या तो डेंसिटी बढ़ेगी या डेंसिटी कम होगी। जो भी चेंज होगा वो सिर्फ ऑर्थो पे और पैरा पर ही होगा, मेटा पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज मेटा पोजीशन कॉन्जुगेशन में नहीं होता है। और जितना इफेक्ट ऑर्थो पर होगा एज इट इज उतना ही इफेक्ट पैरा पर भी होगा, चाहे वो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा हो या फिर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा हो। तो कुल मिलाकर ये हुआ, हम जो कह सकते हैं इस केस में कि जितने भी कोई भी ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ऑलवेज एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेंगे बिकॉज उस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फास्ट होगा। और जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा वो ऑलवेज ऑर्थो पे और पैरा पर होगा। इट मींस हम कह सकते हैं कि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी है। ठीक है, इस केस में हम देखें विड्रॉइंग ग्रुप है, डेंसिटी को कम कर रहा है ऑर्थो पे और पैरा पर, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक स्लो अटैक होगा तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहेंगे। अब अटैक कहां पर होगा? इस केस में अटैक इनकी मेटा पोजीशन पर होगा, बिकॉज ऑर्थो पे और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली कम है, तो अटैक इलेक्ट्रोफाइल का मेटा पर होगा। इट मींस ऐसे ग्रुप्स को हम यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहेंगे। क्लियर? इसमें हम एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं, देखिए एक प्रॉब्लम की हम बात करें, ऑन विच, या एक क्वेश्चन हम ये लेते हैं, राइट द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक at the order of electrophilic attack। देखिए जो कंपाउंड्स हमें गिवन है, यहां दे रखा है हमें O-, ठीक है, the next is OH, next is Cl, एक दे रखा है बेंजीन और एक हमको दे रखा है यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, इसको हम वर्क कह सकते हैं A, B, C, D एंड E। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये चेक करें कि इसमें किस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं यहाँ पर O पे चार्ज नेगेटिव है, क्योंकि O पे चार्ज नेगेटिव है इट मीन्स यहाँ पर लोन पेयर भी है। नेगेटिव चार्ज होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ज्यादा होगी, तो मोर इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे। बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पर नेगेटिव है जबकि ये सबके सब न्यूट्रल है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा वो A पर मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दे रखा है OH, O के पास भी लोन पेयर है,
Cl के पास भी लोन पेयर है। अब देखिए OH में और Cl में जो प्लस M इफेक्ट होता है वो OH का ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट अटैक होगा वो होगा B पर। अगर बेंजीन पर हैलोजन अटैच्ड है तो यहां पर हमें एक चीज देखना है कि अगर बेंजीन से कोई ग्रुप अटैच्ड है और अगर रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों एक साथ हो रहा है तो ऑलवेज उनका रेजोनेंस इफेक्ट आई इफेक्ट के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं यहां पर OH ग्रुप के लिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो इफेक्ट होता है कॉन्जुगेशन में होता है प्लस M, और अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो इसका इफेक्ट होता है माइनस I, जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी। तो अगर कोई ग्रुप अगर M इफेक्ट और I इफेक्ट शो कर रहा है साइमल्टेनियसली होगा ही है, तो इस केस में डोमिनेटिंग इफेक्ट उसका ऑलवेज प्लस M इफेक्ट हो जाएगा, मींस मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है एक्सेप्ट हैलोजन। हैलोजन के केस में उनका I इफेक्ट उनके मेसोमेरिक इफेक्ट के रेस्पेक्ट पे ज्यादा होगा। तो जैसे हम यहां पर ले लें, हमने लिया फ्लोरीन या फिर हम ले लें क्लोरीन, इनका जो प्लस M इफेक्ट होगा वो इनके माइनस I इफेक्ट से कम होगा। इट मीन्स ओवरऑल डोमिनेटिंग इफेक्ट इनका माइनस I इफेक्ट हो जाता है। तो यहां पर देखिए अगर क्लोरीन अटैच्ड है तो क्लोरीन ओवरऑल कैसा हो जाएगा, ब्यूटरीन ग्रुप हो जाएगा, क्लोरीन ब्यूटरीन ग्रुप होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर इस केस में ओवरऑल ब्यूटरीन तो हुआ तो बेंजीन को ये डीएक्टिवेट करेगा। ठीक है, यहाँ पर बेंजीन है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, और इसमें यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है। अब नाइट्रो ग्रुप का जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट होता है माइनस M, बिकॉज N डबल बॉन्ड O है, ब्यूटरीन ग्रुप होगा, माइनस M इफेक्ट होगा तो ऑर्थो पे और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर जो मोस्ट रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक तो वो हो जाएगा A देन B। अब उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा D। ठीक है, अब D के बाद इफेक्ट, इसका तो इफेक्ट यहाँ पर हमने लिया माइनस I इफेक्ट और यहाँ पर उसका है माइनस M, तो डेफिनेटली माइनस M के रेस्पेक्ट में माइनस I थोड़ा कम इफेक्ट होगा। तो इसके बाद हो जाएगा C और लास्ट में हो जाएगा E। ये हम कह सकते हैं कि इस बेसिस पर कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल का मोस्ट अटैक होगा वो हो जाएगा A पर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक डिपेंड करेगा उससे अटैच ग्रुप पर। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फास्ट होगा, और अगर माइनस M इफेक्ट वाला ग्रुप अटैच्ड है तो डेफिनेटली उसका अटैक स्लो हो जाएगा, और ऐसे ग्रुप्स को हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो इससे हम इस तरह की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये था मेसोमेरिक इफेक्ट। द नेक्स्ट इफेक्ट इज हाइपर कंजुगेशन। The next effect is hyperconjugation. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डेफिनेशन देखें। It is a permanent polarization caused by interaction of pi molecular orbital with carbon hydrogen sigma bond when present in conjugation. ये हुआ इसका डेफिनेशन, और इसको सिंपल लैंग्वेज में भी कह सकते हैं। दिस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ sigma electrons is called
is called hyper conjugation. It is also known as no bond resonance or Becker-Nathan effect. ठीक है, और एक बार रिपीट करें. इट इज अ परमानेंट पोलराइजेशन caused by interaction of pi molecular orbital with carbon hydrogen sigma bond when present in conjugation. The delocalization of sigma electrons is called hyperconjugation and it is also known as no bond resonance or Becker-Nathan effect. देखो ये तो हुआ इसका डेफिनेशन पार्ट. इसको थोड़ा हम डिटेल में समझें तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं. नाउ दिस इज प्रोपीन. ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से इस एग्जांपल से समझ सकते हैं. देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कंपाउंड की बात करें. दिस कंपाउंड इज प्रोपीन. 3 कार्बन चेन है. इन दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पर पाई बॉन्ड है तो ये कंपाउंड होगा प्रोपीन. ओके, ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, sp2 है. ये कार्बन भी डबल बॉन्डेड है, sp2 है. और ये जो कार्बन है ये कार्बन sp3 है. ठीक है, हमको पता है sp2 के रेस्पेक्ट में sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है. ठीक है, ओके. और अगर हम यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो स्टैंडर्ड बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, अब यहाँ पर इस केस में देखिए कि ये जो कार्बन है वो sp2 है. इसके पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है और यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है. तो इस केस में यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड CH का सिग्मा बॉन्ड पाई में चेंज होगा और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर डीलोकलाइज होगा. तो इसका जो नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH2. इस पे चार्ज होगा नेगेटिव और H पे चार्ज होगा पॉजिटिव. ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये जो सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज हुआ, अगर सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज हो तो उसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं. ये यहाँ से यहाँ डीलोकलाइज होगा तो H पे चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव. इस केस में यहाँ पर C और H के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहता है, इसलिए इसका एक नाम और होता है दैट इज नो बॉन्ड रेजोनेंस. ओके, क्योंकि इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में ये सिग्मा बॉन्ड है, सिमिलरली ये दोनों सिग्मा बॉन्ड भी यहाँ पर कॉन्जुगेशन में है तो इसकी जगह ये दोनों भी डीलोकलाइज हो सकते हैं. तो नेक्स्ट जो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा वो हो सकता है H प्लस देन CH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस. एक ये RS इसका होगा और एक और हम इसको बना सकते हैं इस टाइप से H प्लस डबल बॉन्ड CH एंड CH2 माइनस. ये हमने इसको ड्रॉ करा. ओके, और इसका हम यहाँ पर एक इसका हाइब्रिड भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. इसका जो हाइब्रिड होगा वो होगा कुछ इस टाइप से CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2. इस पे चार्ज नेगेटिव, इस पे चार्ज पॉजिटिव, इस पे भी चार्ज पॉजिटिव. अब देखिए इस केस में अगर हम ओवरऑल देखें इस मॉलिक्यूल को देखकर लगता है कि ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, बट एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो मॉलिक्यूल होता है वो ओवरऑल पोलर मॉलिक्यूल है और ये पोलरिटी इसमें सिग्मा बॉन्ड के डी लोकलाइजेशन से होती है. तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है,
तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो तो रेजोनेंस, लेकिन अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो तो उसको हम बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें हम एक प्रॉब्लम और देख सकते हैं, यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ एक्चुअल सिंगल बॉन्ड से कम होती है। क्यों कम होती है? बिकॉज हम देख रहे हैं हैबिट में सिंगल बॉन्ड में यहाँ पर पाई बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर किसी सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ उसकी कम हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर देखें कि एक्चुअल में प्रोपीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये बॉन्ड लेंथ एक्चुअल डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइब्रिड में जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो पाई बॉन्ड अगर सिंगल में कन्वर्ट होगा तो डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ उसकी बढ़ेगी। तो प्रोपीन की ये जो एब्नॉर्मल बॉन्ड लेंथ है, इस बॉन्ड लेंथ को भी हम यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन से शो कर सकते हैं, इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये पार्ट हुआ यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मेनली जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, इट इज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। अगर मैं सिर्फ रेजोनेंस की बात करूं, मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करूं, तो रेजोनेंस तो बेसिकली पाई पाई कॉन्जुगेशन है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होता है। तो जहां कहीं पर भी सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होगा वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इट मीन्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे। तो प्रोपीन में भी ऑलवेज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। अब देखिए, हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी अल्कीन होगी, अगर उस अल्कीन में अल्फा कार्बन है तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन जरूर होगा। अब हम यहाँ देखें कि अल्फा कार्बन का मतलब क्या है। तो अल्कीन में कोई भी कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन अल्फा कार्बन होता है। और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे इसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो अगर मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उस अल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन डेफिनेटली होगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि और किस किस में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन। देखिए, यहां पर हम इसको ले रहे हैं CH2 प्लस एंड CH3, ओके। दिस इज इथाइल कार्बोकेटाइन। अब इस केस में देखिए, यहाँ पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है। sp2 है तो इसके पास डेफिनेटली एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा और इसके कॉन्जुगेशन में यहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो इसके कॉन्जुगेशन में होगा, ठीक है। अब देखिए, इस केस में क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर पाई में कन्वर्ट होगा। तो नेक्स्ट जो इसका हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होगा वो बन जाएगा CH2 एंड H+, ये बना। सिमिलरली ये दोनों H की जो सिग्मा बॉन्ड है वो भी डीलोकलाइज हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा HCH एंड डबल बॉन्ड CH2 देन H पॉजिटिव। एक और जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो होगा HC H+ एंड डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये इसको 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। और अगर हम इसका हाइब्रिड ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव एंड डेल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये तो हुआ इथाइल कार्बोकेटाइन, ये इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये इसका हाइब्रिड। अब देखिए, इस केस में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इस अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के कॉन्जुगेशन में यहाँ पर CH सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व है। तो ये सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज होगा। और अगर सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है तो इसी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब बात ये है कि हम यहाँ पर इससे हम क्या चीज प्रूव कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इथाइल कार्बोकेटाइन है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करेगा। बिकॉज जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज कार्बन से
तीनों हाइड्रोजन पर डिस्पर्स हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट एटम्स पर अगर डिस्पर्स होगा तो पर एटम चार्ज डेंसिटी डेफिनेटली कम हो जाएगी, और अगर चार्ज डेंसिटी कम होगी तो डेफिनेटली उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। किसी भी एटम पर अगर चार्ज डेंसिटी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ती है, ये हमें पता होना चाहिए, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो या फिर वो चार्ज नेगेटिव हो। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये इथाइल कार्बोनाइन का हाइपर कॉन्जुगेशन है। अब देखिए, इससे अगर मैं यहां पर एप्लीकेशंस की बात करूं, इसकी अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो देखिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा CH3 प्लस, एक मैं यहां लिखता हूं CH3 CH2 प्लस, एक हमने यहां पर ये कैटायन लिया, दिस इज आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, ओके, और एक और हम यहां पर ले सकते हैं CH3 एंड CH3 पॉजिटिव चार्ज। ये हमें यहां पर डिफरेंट कार्बोकैटायन से हमें गिवन है। हाइपर कॉन्जुगेशन की बेसिस पर हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को भी कंपेयर कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि कौन स्टेबल कैटायन होगा और कौन अनस्टेबल होगा। तो देखिए, आपको याद होगा कि इस एग्जांपल को हमने इंडक्टिव फैट में भी लिया था, इसकी स्टेबिलिटी को हम इंडक्टिव फैट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे इंडक्टिव फैट से? CH3 है, यहां पर CH2 से CH3 अटैच्ड है। अच्छा, CH3 का इफेक्ट प्लस आई होता है, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा तो इस प्लस की वैल्यू डेफिनेटली कम होगी, और चार्ज डेंसिटी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर इसके प्लस आई के कारण इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इसमें इस कार्बन के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ मिथाइल है, दोनों मिथाइल का प्लस आई है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे तो प्लस की वैल्यू को कम करेंगे, और प्लस की वैल्यू कम होगी तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और यहाँ पर तीनों मिथाइल का ट्रिपल प्लस आई इफेक्ट होगा, तो ट्रिपल प्लस आई इफेक्ट होगा तो इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी। तो ये तो हमने एक्सप्लेन करा यहाँ पर आई इफेक्ट से। अब इसी को अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन से करें तो यहाँ पर देखिए, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 तो है, इसके पास अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल तो है, बट कॉन्जुगेशन में कोई कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। इस केस में देखिए, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे, और अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो 3 हाइड्रोजन का मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर डीलोकलाइज होंगे। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे, तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज होंगे। इस वाले केस में इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, 3 अल्फा H यहाँ पर है एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। क्योंकि 6 अल्फा हाइड्रोजन है मतलब 6 सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज होंगे, और इस वाले केस में 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा, टोटल देयर आर 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो इस केस में 9 सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज होंगे, और जितने ज्यादा सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा भी होगी। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं यहाँ पर जो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो हो जाएगा DCBA। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हम कह सकते हैं stability directly proportional to number of alpha हाइड्रोजन, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा ही एग्जांपल हम और ले सकते हैं, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। देखिए, इसमें अगर हम एग्जांपल लें, द फर्स्ट कंपाउंड इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, नेक्स्ट कंपाउंड CH propene, the next compound is 2-butene,
next is 2-methyl 2-butene, and the last is दिस इज 2,3 डाइमेथाइल 2-ब्यूटीन। ये हमें डिफरेंट एल्केन्स गिवन है, इसमें हमको देखना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर हम एक रिलेशन लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेशन, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेशन, दैट इज, या और हम कह सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जिस एल्कीन में जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, और जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब इसके लिए हमको ये चेक करना है कि किसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा कार्बन की। व्हाट इज अल्फा कार्बन? डबल बॉन्डेड कार्बन से जो भी कार्बन अटैच्ड होगा दैट इज अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन 2 हैं, बट इनसे अटैच्ड यहाँ पर कोई भी कार्बन नहीं है। तो इस केस में 0 अल्फा कार्बन, क्योंकि 0 अल्फा कार्बन है तो 0 ही अल्फा हाइड्रोजन भी होंगे। इस केस में इस डबल बॉन्डेड कार्बन से एक कार्बन अटैच्ड है और इस पर 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। इसमें इस कार्बन से अटैच्ड ये अल्फा कार्बन और इससे अटैच्ड ये भी अल्फा कार्बन होगा। टोटल 2 अल्फा कार्बन है और दोनों पर 3 एंड प्लस 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये हुआ 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले केस में इसके रेस्पेक्ट में 3 प्लस 3 6 एंड प्लस 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें अगर हम देखें तो इसके रेस्पेक्ट में 3 प्लस 3 6, इसके रेस्पेक्ट में अगेन 3 प्लस 3 6, टोटल हो गया 12। तो यहां पर होंगे 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो हम देख रहे हैं यहां पर सबसे ज्यादा जो अल्फा हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट है लास्ट कंपाउंड में। तो इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा EDCBA। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एल्कीन में सिर्फ एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसकी स्टेबिलिटी को हम सिर्फ और सिर्फ हाइपर कंजुगेशन से ही कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज एल्कीन में मोर देन 1 पाई बॉन्ड हो तो फिर हम उसकी स्टेबिलिटी को हाइपर कंजुगेशन से भी कंपेयर कर सकते हैं और हम उसको रेजोनेंस से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि रेजोनेंस के लिए कम से कम एल्कीन में 2 पाई बॉन्ड्स तो होना जरूरी है। इसका हम एक एग्जांपल भी यहाँ पर ले सकते हैं, देखिए कैसे। सपोज जैसे हमको ये 2 एल्कीन गिवन है। नाउ दिस इज डाइईन, अल्का डाइईन, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड है, ये भी अल्का डाइईन हुआ। अब इसमें हमको निकालना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसमें रेजोनेंस होगा तो ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। और इस केस पर डबल के बाद सिंगल देन डबल, तो यहाँ पर 2 डबल के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं तो इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा, इट मींस यहाँ पर रेजोनेंस भी नहीं होगा। अब रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर इस कार्बन रेस्पेक्ट में ये जो कार्बन होगा ये अल्फा कार्बन होगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और ये जो कार्बन होगा वो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में भी अल्फा कार्बन होगा। तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होगा और यहाँ पर रेजोनेंस होगा, तो डेफिनेटली रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेंस में और हाइपर कंजुगेशन में रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, बिकॉज रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं, जबकि हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं। और सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, क्योंकि लूजली बॉन्डेड होंगे तो इजीली डीलोकलाइज भी होंगे, और जितना डीलोकलाइजेशन होगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल भी होगा। तो इस केस में कॉन्जुगेटेड डाइईन इज मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड डाइईन।
इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड डाइन और इसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड डाइन। अगर 2 डबल बॉन्ड्स के बीच में कम से कम 2 सिग्मा बॉन्ड हो तो फिर उसको हम आइसोलेटेड डाइन कहते हैं। तो इस तरीके से हम अल्कीन की या फिर अल्का डाइन की स्टेबिलिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके भी और भी एप्लीकेशंस लेंगे, देखिए कैसे। The next application is heat of hydrogenation, that is HOH। ओके, इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखें। The amount of heat released when one mole of hydrocarbon undergo when one mole of hydrocarbon undergo hydrogenation। ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं जैसे मैं एक कंपाउंड यहां पर ले सकता हूं साइक्लोहेक्सेन। when this compound reacts with H2 हाइड्रोजन गैस, तो यहां पर कंपाउंड बनता है, एक H यहां पर होगा, एक H यहां पर होगा, और इस केस में 29 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो होती है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक से मतलब एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी। तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है पर मोल उसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ठीक है, अब HOH से भी हम एल्कीन की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, देखिए। Stability inversely proportional to HOH, जिसकी HOH कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। बिकॉज देखिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर कोई कंपाउंड स्टेबल है तो रिएक्शन कम शो करेगा, और अगर रिएक्शन कम शो करेगा तो डेफिनेटली एनर्जी भी कम रिलीज करेगा। तो जिसका HOH कम होगा डेफिनेटली वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे हम यहां पर ले सकते हैं इस केस में